हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस है 17वां, जिसमें हम एसएसटी के प्रश्नों को कवर करेंगे। जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए उपयोगी होगा। और यूपीटीईटी 2025-26 के लिए एसएसटी का 17वां प्रैक्टिस सेट जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस का 17वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 पुणे में की थी और जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए शैक्षिक सेवा के रास्ते खोलना और शिक्षा, सामाजिक सुधार और देशभक्ति को बढ़ाना था। तो समाज की स्थापना सेवक समाज की स्थापना 12 जून 1905 को पुणे में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले और इसकी स्थापना 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो शिक्षा और सामाजिक सुधार लाना था, समाज में सामाजिक बुराइयों को और शिक्षा को आगे बढ़ाना था। और ये भारत का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने वंचितों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेवा का काम किया था। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें हुई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को सुरक्षित करना था। और यह कार्य नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी 1906 में। और इसका जो संस्थापक जो थे इनके वो नवाब सलीमुल्लाह खान और अन्य मुस्लिम नेता जैसे आगा खां, नवाब बकार उल मुल्क जैसे नेता जो थे वो इसके संस्थापक थे। और इसका जो उद्देश्य था वो भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था और कांग्रेस के प्रभुत्व को संतुलित करना इसका उद्देश्य था। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। जो होम रूल आंदोलन था उसकी शुरुआत 1916 में की गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की थी और कर्नाटक में अपनी लीग शुरू की थी। अप्रैल के महीने में इन्होंने महाराष्ट्र में अपना इसकी शुरुआत की थी। और जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर में बाकी भारत में आंदोलन का नेतृत्व किया था और एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत सितंबर में की थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अप्रैल में शुरुआत हुई थी वो बाल गंगाधर जी के द्वारा किया गया था होम रूल आंदोलन, और जो सितंबर में किया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था जिसका उद्देश्य आयरलैंड के समान भारत में स्वशासन की मांग करना था। और जो बाल गंगाधर तिलक उन्होंने जो अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था, बेलगाम कर्नाटक में अपनी होम रूल की स्थापना की थी और केंद्र जो था इसका वो महाराष्ट्र ही था। इसका जो कार्यालय जो था वो महाराष्ट्र में था और 1916 सितंबर में जो हुई हुई थी वो उन्होंने एनी बेसेंट ने किया था। और इनका उद्देश्य जो था वो भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्रदान प्राप्त करना था। जो दोनों ही होम रूल आंदोलन चलाए गए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के द्वारा, और उनका उद्देश्य एक ही था कि स्वराज प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकार से स्वराज प्राप्त करना। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बृहस्पति सूर्य से कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठा। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांचवा। सूर्य से पांचवा ग्रह है बृहस्पति, और यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद आता है और शनि से पहले आता है। तो जो ग्रहों का क्रम है वो इस तरह है, जैसे पहले सूर्य के बाद जो सबसे पहला ग्रह आता है वो बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और उसके बाद में शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। और यह सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है, जो अन्य सभी ग्रहों की तुलना में काफी बड़ा है, और यह सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांचवा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य उड़ीसा है, जो देश के कुल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक हैं। तो मैग्नीज का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो उड़ीसा में होता है, और ओडिशा के क्योंझोर, सुंदरगढ़ और रायगढ़ जिले मैग्नीज उत्पादन के खनन क्षेत्र और देश के उत्पादन राज्य का एक सबसे बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। तो प्रमुख राज्य जो है वो उड़ीसा है, उसके बाद जो राज्य आते हैं वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहले तो उड़ीसा हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बॉक्साइट के बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी जस्ता। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। बॉक्साइट से मुख्य रूप से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। यह एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक अयस्क होता है, जिससे एल्यूमिना बनाकर फिर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, और यह बॉक्साइट की रासायनिक रूप से संसाधित करके एल्युमिनियम बनाया जाता है। फिर हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया जैसी गतिविधियों से शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग, ये हल्की होने के कारण इसका उपयोग मजबूत और जंगरोधी होने के कारण विमानन, ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग और निर्माण जैसे उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। तो जो एल्युमिनियम का, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है इसलिए इसको विमान बनाने में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, और ये जंगरोधी होता है इसलिए इसका ऑटोमोबाइल और पैकेजिंग में इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 29 और 30 किस अधिकार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी न्याय का अधिकार। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद जो 29 और 30 है वो हमारे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है, जो धर्म और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने तथा अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार देते हैं, ताकि वे अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखें। तो अनुच्छेद जो 29 है वो अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 29 है। और यह नागरिकों को किसी भी वर्ग जो भारत में रहते हैं वो उनकी अपनी अलग भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति होती है, तो उनकी जो भी अपनी लिपि, अपनी संस्कृति उसको बनाए रखने का उनको अधिकार होता है, और उसको संरक्षित करने का अधिकार देता है। और उन्हें राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता प्राप्त संसाधनों में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 29 है वो जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी के वर्ग के हों, उनको उनकी शिक्षा, उनके संस्कृति और अपने शैक्षणिक अधिकारों को बनाए रखने का अधिकार
होता है और वो किसी भी राज्य द्वारा पोषित जो संस्थान होते हैं उन्हें उनमें प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। और अनुच्छेद जो 30 है उसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी धार्मिक या भाषा के आधार पर शिक्षक के संस्थानों को बना सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं। अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का प्रशासन का अधिकार मिलता है इनको। तो ये लोग अपने हिसाब से अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और ऐसे संस्थानों को सहायता देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और अपनी संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने की छूट देते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित, इसमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपने धर्म को बनाए रखने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है और अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका विकास करने का भी अधिकार दिया जाता है। उन्हें इस कार्य के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था? कौन से संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 46वां संशोधन। 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संशोधन द्वारा अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, जिसमें इस चीज का वर्णन किया गया है कि माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित अधिकार मौलिक कर्तव्य जो है वो माता पिता के लिए है कि जो अपने बच्चों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को जो 6 से 14 वर्ष के शिक्षकों के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे वो और उनको शिक्षा पूरी कराएंगे, जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद ए बनाने के साथ साथ इसके कर्तव्य के रूप में भी स्थापित किया गया। और इसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 21 का ए है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और उनका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार जो अधिनियम है वो 21 अनुच्छेद 21 ए में है। और उसी का जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संसाधन द्वारा जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें माता पिता को यह कर्तव्य दिया गया है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा और इसको प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी रांची। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। भारत में मुख्य वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा संस्थान परिषद के तहत भारत का एक प्रमुख संस्थान है और वानिकी अनुसंधान प्रशिक्षण का केंद्र है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और ये जो संस्थान है वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना देहरादून में 1906 में की गई थी। ये तारीख भी याद रखनी है आपको, उत्तराखंड में। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो वानिकी अनुसंधान, जो वनों के ऊपर जो रिसर्च होती है, जो अनुसंधान होते हैं उनको करना और जो वन अधिकारी और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण देना इसका मुख्य काम होता है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी कौन होती है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी विघटक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी सर्वोच्च उपभोक्ता। इसका राइट आंसर है 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्पादक। खाद्य श्रृंखला की सबसे पहली कड़ी उत्पादक होते हैं, जो आमतौर पर हरे पौधे होते हैं,
क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और इस तरह ऊर्जा का उत्पादन, जिसे फिर शाकाहारी खाते हैं और श्रृंखला आगे बढ़ती है। तो जो खाद्य श्रृंखला की जो प्रथम कड़ी होती है वो उत्पादक होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वही क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और उसको जो होते हैं शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीव को मांसाहारी खाते हैं। तो ऐसे ही खाद्य श्रृंखला की जो कड़ी है वो चलती रहती है। तो पहले उत्पादक आएगा, फिर प्रथम उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, फिर सर्वहारी आते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला के आधार होते हैं जो घास, पेड़, शैवाल आदि होते हैं। और जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश होता है। और अगली कड़ी में उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी खाते हैं, जैसे हिरण पौधों को खाता और हिरण को शेर खाता है। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादक। तो ये थे हमारे एसएसटी के 17वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।